हेलो। तो चलिए आज हम लोग सुमित्रा नंदन जी पे शॉर्ट नोट्स पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग जान लीजिए शॉर्ट नोट्स में हम लोग को क्या क्या लिखना होता है। तो शॉर्ट नोट्स में किसी भी कवि का हम लोग लिखते हैं तो उनका जन्म कहाँ हुआ था उनके बारे में जानते हैं। उसके बाद उनकी रचनाएं जानेंगे, उनका योगदान जानेंगे और अंत में किसी कविता का या फिर उनकी किसी रचना का बारे में हम लोग थोड़ी सी बातें लिख देंगे, उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये लिखने से थोड़ी आंसर पे इफेक्ट पड़ता है और आपका आंसर जो है बढ़ जाता है। क्योंकि मैं आप लोग को हमेशा से बताई हूँ 1.5 या 2 पेज आप लोग का शॉर्ट नोट्स जरूर होना चाहिए। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं है कि आप लोग 1.5 पेज 1 या हाफ पेज आप लोग लिख के छोड़ दें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जानते हैं पंत जी के बारे में। इनका इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पंत जी भी बहुत लोग बोलते हैं। यदि आप लोग को क्वेश्चन में पंत दिया रहे तो घबराइएगा मत, सुमित्रा नंदन पंत जी को ये पंत बोलते हैं। ठीक है, इनका जन्म 1900 में हुआ था और मृत्यु 1977 ईस्वी में हो गई थी। प्रकृति के सुकुमार कवि। और एक बात जान लीजिए कि आप लोग को यदि शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहते हैं, तो आप लोग वहां पर सुमित्रा नंदन पंत लिख दीजिएगा। यदि आप लोग को सुमित्रा नंदन पंत की स्पेलिंग नहीं आती तो आप लोग पंत भी लिख देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 19वीं सदी को अल्मोड़ा के निकट किशानी नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, शिक्षा काल से ही इनमें काव्य प्रतिभा जागृत और रचा करते थे। ठीक है, शिक्षा काल से ही मतलब जब वो स्कूल में भी पढ़ते थे तभी से वो लोग क्या कविता लिखने लगे थे। कालांतर में इनकी परिचय सरोजनी नायडू, रविन्द्रनाथ ठाकुर तथा अंग्रेजी कविता से हुई थी। कालांतर में मतलब स्टार्टिंग में इनकी कहाँ कहाँ किससे किससे मतलब वो ज्यादा उन पर प्रभावित होकर उनकी पुस्तकें पढ़ा करते थे। तो सरोजनी नायडू, रविन्द्रनाथ ठाकुर और अंग्रेजी। ठीक है, जीवन भर ये साहित्य सृजन में लीन रहे। ठीक है, यानी उन सृजन यानी कि कुछ नया खोजने में वो लीन रहे। ठीक है, प्रकृति के कोमल और उग्र दोनों रूपों में इनका चित्रांकन हुआ। और प्रकृति के ये सिर्फ कोमल नहीं, ये छायावादी कवि रहे हैं तो छायावाद में क्या है, सूक्ष्म भावना यानी कोमल भावना को दर्शाया गया है। लेकिन ये कोमल के साथ साथ उग्र दोनों रूपों का चित्रण जो है चित्रांकन किए हैं अपनी कविताओं में। ठीक है, परंतु कोमल रूप में इनका मन अधिक रमा है। लेकिन कोमल जैसे कि ये छायावादी कवि रहे हैं तो इनका जो है प्रभाव तो पड़ेगा ही, वो कोमल रूप को ज्यादा प्रभाव। प्रकृति प्रेम के कारण ही इन्हें अंग्रेजी वर्य कहा गया है। ठीक है, सन 1950 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता के पद पर नियुक्त हुए और 7 वर्षों तक प्रत्यक्ष रूप से रेडियो से संबंध रहे। ठीक है, आपको का अर्थ है मतलब इनको कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य पुरस्कार, लोक यातन पर सोवियत ने भूमि नेहरू पुरस्कार तथा चिदम्बरा पर भारतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, भारत सरकार आपको पद्म भूषण की अवधि से अलंकृत की थी। ठीक है, माँ भारती गायक 28 दिसंबर 1977 को इस संसार से विदा हो गए थे। मतलब इनका जो मृत्यु हो गई थी पंत जी की। ठीक है, ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार रहे हैं। आपने गद्य एवं पद्य दोनों ही प्रकार की रचनाएं की है। अतिरिक्त अपने कहानी, निबंध और नाटक आदि भी लिखा है। ठीक है, और इन्होंने गद्य पद्य दोनों की है मतलब कविताएं भी की हैं और कहानी भी रचे हैं। ठीक है, और ये कहानी, निबंध तथा नाटक आदि सब कुछ वो लिखे हैं। इनकी कुछ रचनाएं प्रसाद युग और कुछ प्रगति युग में हुई है। प्रसाद युग मतलब कुछ छायावाद में हुई है और कुछ प्रगतिवाद में, क्योंकि छायावाद के बाद प्रगतिवाद आता है। ठीक है, आपकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है, यानी पंत जी की जो है रचनाएं निम्नलिखित है। सबसे पहले काव्य है लोकयातन, वीरा, पल्लव, गुंजन, ग्रांथि, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण किलन, स्वर्ण धुली, उत्तरा, युगपद, शादी के फूल, उच्छ्वास, मधुज्वाल, चिदम्बरा, रश्मिबंध आदि। अब इतनी सारी रचनाएं आप लोग सोचते हैं इतनी सारी रचनाएं, तो आप लोग मैक्सिमम 5 कर लीजिएगा तो भी चलेगी। ठीक है, पंत की भाषा खड़ी बोली हिंदी है। ठीक है, उनकी भाषा खड़ी बोली हिंदी है, यानी जो हिंदी भाषा है वही है। बीच बीच में उन्होंने आंचलिक भाषा का भी प्रयोग किया है, मतलब वो जिस अंचल से बिलोंग करते हैं यानी जहाँ के है वो वहाँ की भाषा थोड़ी थोड़ी है। कोमल कांत पदावली है, इनकी कविताएं संगीत प्रधान है, यानी इनकी कविताओं को गाया जा सकता है। ठीक है, नाटक है इनके ज्योत्सना, रजत शिखर, शिल्पी, शिवण आदि। उपन्यास है इनका हार, कहानी संग्रह है 5 कहानियां। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो पंत की प्रारंभिक रचनाएं वीणा में संग्रहित है और उनकी जो प्रारंभिक
प्रारंभिक रचनाएं हुई है वो सब वीणा में संग्रहित है, यानी वीणा में है। ठीक है, वह विशुद्ध प्रकृति प्रेम काव्य है। प्रकृति की अनुपम छटा कवि इतना विमुग्ध है कि वाला सौंदर्य भी उसके समक्ष श्रीहीन बन जाता है। ग्रंथि एक लघु आकार का प्रबंध काव्य। ग्रंथि उनकी जो रचना है उनके बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, जिसमें एक युवक और युवती के असफल प्रेम की कहानी है, यानी जो सफल ना हो चुका है उनकी कहानी। ठीक है, इसमें इच्छा के विपरीत उसका अत्यंत विवाह हो जाता है। मतलब इसमें क्या है, इच्छा के विपरीत किसी उसके जो है या तो युवक का या तो युवती का विवाह हो जाता है। इसमें प्रेमानुभूति की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। ठीक है, पल्लव। अब पल्लव का देखते हैं, पल्लव की रचना में क्या है। पल्लव का छायावादी काव्य में महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें प्रकृति के नाना सुंदर रूपों में मूर्त चित्रण और कल्पना की रंगीनी चित्रमयता, लक्षणिकता और प्रस्तुत विधान का सुंदर रूप मिलता है। छाया, बादल, आंसू, उच्छ्वास, मौन निमंत्रण, मीन नहीं होगा यहाँ पर, मौन निमंत्रण होगा। ठीक है, मौन निमंत्रण, परिवर्तन आदि उनके सुंदर कविताओं को इसमें संग्रहित किया गया है। ठीक है, इस कविताओं में परिवर्तन सबसे लंबी कविता है जिसके कवि संसार की परिवर्तनशीलता का चित्र खींचते हैं। ठीक है, अब गुंजन के बारे में जानते हैं। तो गुंजन का कवि चिंतन प्रधान हो गया है। वह सुख दुख की निरयता स्वीकार करते, मधुर से वह जीवन की परिपूर्णता पल्लव जैसी कल्पना गुंजन में नहीं है। ठीक है, क्योंकि जितनी पल्लव में कल्पना की गई है, जितने इमेजिनेशन किया हुआ है, वो गुंजन में नहीं है। कवि का उच्चारदर्शी प्रेम मन अधिक प्रेमी हो गया है। नौका विहार गुंजन की सर्वोत्तम कविता मानी जाती है। युगांत, युगवाणी तथा ग्राम्य कवि गांधीवाद तथा मार्क्सवाद से प्रभावित हुआ है। ये जो तीनों रचनाएं हैं गांधीवाद और मार्क्सवाद से प्रभावित होकर, इनकी कविताओं को देखकर कहना ही नहीं पड़ता है कि पंत कवि ने सुकोमल लेखनी छोड़कर उदाली पद, यानी उन्होंने जो है छायावाद को छोड़कर, यानी छायावाद की उनमें थोड़ा सा प्रभाव पड़ा है लेकिन पूरा प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर सुकोमल है, यानी जो कोमल ना हो। छायावाद में क्या था, कोमल भावनाओं का ज्यादा था, वही प्रगतिवाद में नहीं था। तो इनको देखकर लेकिन ऐसा लगता ही नहीं है कि ये सुकोमल यानी छायावाद को, भले ही छायावादी कहें, छायावाद को छोड़कर वो प्रगतिवाद में है, ऐसा वो माहौल बना दिए हैं कि उन्हें लगता ही नहीं है कि वो छायावाद में है या प्रगति। ठीक है, यहाँ पंत छायावादी ना रहकर प्रगतिवादी बन गए, और यहाँ जैसा मैं आप लोगों को बताई उनकी छायावादी ना रहकर वो प्रगतिवादी हो गए। यहाँ से पंत में सूक्ष्म दार्शनिकता और बौद्धिकता प्रधानता आ जाती है। स्वर्ण किन्नर और स्वर्ण धूलि में प्रकृति और जीवन के संदर्भ में आध्यात्मिकता को ही दर्शाया गया है। ठीक है, आध्यात्मिकता को यानी स्पिरिचुअलिटी उसमें आ गई है। ठीक है, तो पंत जी पे यही शॉर्ट नोट्स है, आप लोग इसको जरूर लिखें। ओके बाय, थैंक यू। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ।